हुड्डा साहब, मैं यहाँ हिसाब लेकर आया हूँ। आप क्या हिसाब मांगेंगे? मैं आपको चुनौती देता हूँ कि आप हमारे 10 साल के कामों और कांग्रेस के 10 साल के कामों का पोर्टफोलियो लेकर जनता के बीच जाएं। बनिए का बेटा हूँ, पाई पाई का हिसाब लेकर चलता हूँ। हरियाणा में चुनावी बिगुल बज चुका है। ये बात अमित शाह ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कही है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, अपराध और नशा हरियाणा में है। हरियाणा लोकसभा में बीजेपी हाफ हो गई है और विधानसभा में साफ हो जाएगी। तो आप समझ ही गए होंगे, हरियाणा में बिगुल बज चुका है। चुनाव नजदीक है। जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं चुनाव, वैसे वैसे सियासी हलचल तेज होती जा रही है। बीजेपी हैट्रिक की तैयारी में है तो वहीं कांग्रेस का मनोबल बढ़ा हुआ है। कांग्रेस के मनोबल बढ़ने की वजह लोकसभा चुनाव है, जहां 2019 में बीजेपी को हरियाणा की 10 में से 10 लोकसभा सीटें मिली थी, वहीं इस बार बीजेपी सीधे 5 पर आ गई। बाकी की 5 सीटें सीधे तौर पर कांग्रेस के खाते में चली गई है। ऐसे में हरियाणा का मैच T20 मैच की तरह होता जा रहा है। कौन विनर होगा ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा, लेकिन दोनों तरफ से धुआंधार बैटिंग चल रही है। इसी दौरान केंद्रीय मंत्री अमित शाह हरियाणा के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने महेंद्रगढ़ में पिछड़ा वर्ग सम्मान सम्मेलन को संबोधित किया। हरियाणा में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव संपन्न हो जाएंगे। इसको लेकर अमित शाह ने हरियाणा में बीजेपी की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने का दावा किया। वहीं अपने संबोधन के दौरान अमित शाह ने नायब सिंह सैनी की सादगी के लिए उनकी तारीफ की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के दरवाजे हमेशा जनता के लिए खुले हैं। वहीं अमित शाह की ओर से सीएम सैनी की तारीफ के कई मायने निकाले जा रहे हैं। माना यह भी जा रहा है कि मनोहर लाल खट्टर के केंद्र में जाने के बाद नायब सिंह सैनी ही हरियाणा में बीजेपी के सीएम चेहरे के मजबूत दावेदार हैं। अमित शाह का निशाना कहीं न कहीं इसी ओर तो नहीं था, ऐसे क्यास लगाए जा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर पिछड़ा वर्ग विरोधी होने का आरोप लगाते हुए दावा किया कि अगर विपक्षी पार्टी हरियाणा में सत्ता में आती है तो वो पिछड़ा वर्ग का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे देगी। शाह ने अनपिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी को आरक्षण प्रदान करने के लिए 1950 के दशक में गठित काका कालेकर आयोग का जिक्र किया और कहा कि कांग्रेस ने इसकी सिफारिशों को वर्षों तक लागू नहीं किया। अमित शाह ने यह भी कहा कि 1980 में यानी कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने मंडल आयोग को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। इसे 1990 में जब स्वीकार किया गया तो राजीव गांधी ने 2.5 घंटे का भाषण दिया था और ओबीसी आरक्षण का विरोध किया था। कर्नाटक में कांग्रेस ने पिछड़े वर्गों से आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे दिया। अगर वे सत्ता में आते हैं तो यहाँ भी ऐसा ही होगा। उन्होंने ये भी कहा कि मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हम हरियाणा में मुसलमानों के लिए आरक्षण की अनुमति नहीं देंगे। हम पिछड़े वर्गों के अधिकारों का संरक्षण करेंगे। इस दौरान वो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हिसाब मांगे हरियाणा अभियान पर भी जोरदार हमला किया। शाह ने कहा कि उनके पास उनके 10 साल का हिसाब किताब हमेशा रहता है, लेकिन पहले उन्हें अपने कार्यकाल के दौरान हुए भ्रष्टाचार का हिसाब देना होगा। अमित शाह ने कहा कि वो एक बनिया के बेटे हैं और एक एक पैसे पर कड़ी नजर रखते हैं। शाह ने आरोप लगाया कि हरियाणा की पिछली सरकारों ने विकास के नाम पर राज्य को कुछ नहीं दिया। उन्हें नौकरियों में भ्रष्टाचार, जातिवाद फैलाने, अनपिछड़ा वर्ग समाज के साथ अन्याय करने और परिवारवाद का हिसाब देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि हुड्डा साहब, मैं यहाँ हिसाब लेकर आया हूँ। आप क्या हिसाब मांगेंगे? मैं आपको चुनौती देता हूँ कि आप हमारे 10 साल के कामों और कांग्रेस के 10 साल के कामों का पोर्टफोलियो लेकर जनता के बीच जाएं। बनिए का बेटा हूं, पाई पाई का हिसाब लेकर चलता हूं। आपको बता दें कि 11 जुलाई को हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की कथित कमियों को उजागर करने के लिए अभियान शुरू किया है। वो फीडबैक के जरिए लोगों की मानसिकता और अपेक्षाओं को भी समझना चाहते हैं। इस अभियान का नाम हिसाब मांगे हरियाणा रखा गया है। उसी पर शाह अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। हरियाणा विधानसभा का चुनाव कुछ महीने के बाद हो जाएगा। इस दौरान शाह ने एक बात और कही थी कि हरियाणा की भूमि 3 चीजों के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। सेना में सबसे अधिक जवान हरियाणा से हैं,
सबसे अधिक खिलाड़ी हरियाणा से हैं और देश में सबसे अधिक अन्न का उत्पादन भी हरियाणा में होता है। उन्होंने ये भी कहा था कि हरियाणा कैबिनेट ने 3 महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इसके तहत क्रीमी लेयर की सीमा को 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रुपए करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें वेतन और कृषि की आय नहीं गिनी जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि उनकी पार्टी ने देश को पहला ऐसा सशक्त प्रधानमंत्री दिया है जो पिछड़ा वर्ग से आते हैं और उनके मंत्रिमंडल के 71 में से 27 मंत्री पिछड़ा वर्ग के हैं, जिसमें 2 मंत्री हरियाणा से हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा मांगे हिसाब पदयात्रा के जरिए बीजेपी पर लगातार हमलावर हैं और अटैक कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, अपराध और नशा हरियाणा में है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह भी कहा कि बीजेपी के 10 साल के कार्यकाल के दौरान गरीब, SC, ST समाज को उनके अधिकारों से वंचित किया गया है। किसान, कर्मचारी से लेकर हर वर्ग के साथ इस सरकार ने अन्याय किया है, इसलिए 10 साल हरियाणा बेहाल मांगे हिसाब। सरकार ने हर वर्ग को ठगने का काम किया है, उसका हिसाब मांगा जा रहा है। कांग्रेस सांसद ने यह भी कहा कि हरियाणा लोकसभा में बीजेपी हाफ हो गई है और विधानसभा में साफ हो जाएगी। सरकार चुनावी घोषणाएं कर रही है जो जमीन पर दिखाई नहीं दे रही है। वहीं हरियाणा में अपराध पर भी दीपेंद्र हुड्डा ने सवाल उठाए और कहा कि हरियाणा अपराधियों का शरण स्थली बन गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा आए थे, उन्हें बताना चाहिए था कि उनके महकमे की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में अपराध का क्या ग्राफ है। फिरौती की कॉल सबसे ज्यादा हरियाणा में आई है। हरियाणा हत्या दर में देश दूसरे नंबर पर है, इसका उनको जवाब देना चाहिए। तो कुछ इस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अब आपको ये भी बताते हैं कि पिछले बार विधानसभा चुनाव में क्या हुआ और कैसे सरकार बनी। दरअसल हरियाणा में टोटल विधानसभा सीटें हैं 90 और 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 40 सीटें जीती, कांग्रेस ने 31 और जेजेपी 10 सीटें जीत पाई थी। जेजेपी के साथ मिलकर बीजेपी की सरकार बनी, मनोहर लाल खट्टर सीएम बने। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले मार्च में प्रदेश में बड़ा राजनीतिक फेरबदल देखने को मिला। बीजेपी ने दुष्यंत चौटाला की जेजेपी से गठबंधन तोड़ लिया और इसके साथ ही मनोहर लाल खट्टर ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया, उनकी जगह नायब सिंह मुख्यमंत्री बने। तो ये पूरी कहानी थी कि अब तक क्या क्या हुआ और 10 साल से अभी तक बीजेपी जो है वो हरियाणा में विराजमान है। और हरियाणा का जो पॉलिटिकल स्थिति आप अगर देखेंगे तो ये बहुत ही अचंभित करने वाला शुरू से रहा है। यहाँ किसानों का मुद्दा बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ है, साथ भी बेरोजगारी का भी मुद्दा है जो बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी पर सवाल उठ रहे हैं और कांग्रेस इसको साधने में जुटी है। कांग्रेस इसलिए भी साधने में जुटी है क्योंकि उसके मनोबल बढ़े हुए हैं और लोकसभा चुनाव में जो 10 सीटें थी लोकसभा की हरियाणा में, उस पर से 5 सीटों पर सीधे तौर पर कांग्रेस का कब्जा हो गया है। जो 10 की 10 सीटें पहले बीजेपी के पास थी, यानी कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने पीएम मोदी के चेहरे पर जो चुनाव लड़ा था उसमें 10 में से 10 हरियाणा की सीटें जीती थी। लेकिन 2024 के इलेक्शन में हरियाणा की 5 सीटें डायरेक्ट खिसक करके कांग्रेस के पास चली गई है। तो ऐसे में बड़ा सवाल है। और आपको क्या लगता है दोस्तों, इस बार हरियाणा में बदलाव होने जा रहा है या नहीं जा रहा है?